अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ इंग्लिश 301 बिज़नेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 5 में। इस लेक्चर में आपको फ्री हाईलाइटेड नोट्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें है सेमेंटिक बैरियर, डेनोटेशन, कॉनोटेशन, फिजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इमोशनल बैरियर्स, परसेप्शन बैरियर्स, एब्स्ट्रैक्टिंग, इन्फरिंग, बैरियर इन्वॉल्व वैल्यूज़, एटीट्यूड एटसेट्रा एंड सेंडर क्रेडिबिलिटी। चलिए बढ़ते हैं अपने हैंडआउट्स की जानिब। ये वही आउटलाइन है टॉपिक्स की जो आपको मैंने अभी बताई है। अब यहाँ पर आ रहा है पीपल इन द वर्ल्ड आर नॉट एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि जो लोग दुनिया में होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं। कल्चर और कंट्रीज़ आर नॉट द सेम, यानी कि जो कल्चर्स हैं और जो ममालिक हैं, जो उनकी सकाफ़त है वो अलग अलग होती है। दीज डिफरेंसेस हाउएवर कैन केस प्रॉब्लम्स इन कन्वेइंग योर मीनिंग्स। इन कल्चर डिफरेंसेस की वजह से और कंट्रीज़ में जो डिफरेंस है उनकी वजह से जो है आपकी मीनिंग्स जो हैं, जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनकी मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाती हैं। यानी कि एक कल्चर के अंदर आप एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ड जो है उसके अंदर तो बहुत अच्छा समझा जाता है, लेकिन दूसरे कल्चर में मे बी पॉसिबल उसका मतलब जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हो और आप उसको इस्तेमाल ना कर सकें। ईच पर्सन माइंड इट डिफरेंट फ्रॉम अदर। एक बंदे का जहन जो है वो दूसरे बंदे से भी मुवासलत नहीं रखता, वो भी अलग होता है। एज अ रिजल्ट मैसेज सेंडर मीनिंग एंड द रिसीवर रिस्पॉन्स आर इफेक्टिव फ्रॉम मैनी फैक्टर, यानी कि जो सेंडर का मैसेज है और जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है वो जो है इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा फैक्टर्स के अंदर। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर है सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं, कन्वेंशन ऑफ मीनिंग्स, यानी कि जैसे हमने बात की कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब आप जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जाते हैं, जो अल्फाज आप यूज़ करते हैं उनकी मीनिंग्स बदल जाती हैं, तो ये सेमेंटिक बैरियर कहलाते हैं। उसके बाद फिजिकल बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर इमोशनल बैरियर्स और परसेप्चुअल बैरियर्स आ जाते हैं। और तीसरे में डी में है बैरियर इन्वॉल्व वैल्यूइंग, एटीट्यूड एटसेट्रा। तो सबसे पहले सेमेंटिक बैरियर्स की हम बात करेंगे। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इज दैट द सिंबल द सेंडर यूजेस टू कम्युनिकेट मैसेज मस्ट हैव द सेम मीनिंग इन बोथ द सेंडर एंड रिसीवर्स माइंड। यानी कि आप एक अगर स्माइली भेज रहे हैं तो उस स्माइली में एक मुस्कुराता हुआ बंदा, वो ये हो सकता है कि एक बंदा समझे कि यार आप जो हैं वो बहुत खुश हैं उस बंदे से और आप उसको मैसेज भेज रहे हैं। अब एक बंदा रिसीवर ये भी सोच सकता है कि आपने अगर उसको एक मुस्कुराती हुई स्माइली भेजी है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि बात एक ही है, अब आपके जहन में क्या है उस सिंबल का, वो सामने वाला क्या मतलब ले रहा है, तो उस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है। एक तो ये समझ रहा है कि आप उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं, दूसरे समझता है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब उसके माइंड को आपको रीड करके उस पर मैसेज भेजना है। अब आप 100% तो एक्यूरेट नहीं हो सकते इस पर, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि आप सेंडर की रिसीवर की सिचुएशन को माइंड में रखें एंड देन आप उसको सिंबल सेंड करें। अ सिंबल इज़ अ साइन फॉर समथिंग दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी, यानी कि ऐसा सिंबल भेजें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो। एनीवन विद लेस कॉमन एक्सपीरियंस विल नॉट ईजिली रिलेट द सिंबल योर नेम विद यू, यानी कि अगर आपका नाम के लिए आप कोई सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे कि एक सिग्नेचर होता है, आपका सिग्नेचर भी एक तरीके की सिंबल बन जाता है। बाज़ लोग तो बहुत सिंपल सा सिग्नेचर करते हैं, इसमें पूरा नाम लिखते हैं और वो डिफाइन हो जाता है, लेकिन बाज़ लोगों का सिग्नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, एक टेम्पलेट बना हुआ होता है, एक टेम्पलेट के ऊपर वो तमाम लोगों से साइन करवा लेते हैं और नीचे उनका नाम लिख देते हैं और उनकी पोस्ट लिख देते हैं, और वो जहाँ पर वो सिग्नेचर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वहाँ पर वो टेम्पलेट लगा हुआ होता है, और जब किसी डॉक्यूमेंट पे साइन होकर उनके पास जाता है तो वो उस टेम्पलेट से मैच कर लेते हैं उसको। तो जो बंदा है उसको पता होना चाहिए कि आपका सिंबल जो है वो किस लिए आपके नाम के साथ एसोसिएटेड है। देयर आर प्रॉब्लम इन कन्वेंशन ऑफ मीनिंग, सो यू मस्ट मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग, यानी कि मीनिंग्स के अंदर जो है वो डिफरेंस हो सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्ड की क्या मीनिंग है। डेनोटेशन क्या होती है? डेनोटेशन इज यूजली द डिक्शनरी फॉर्म डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। ये डिक्शनरी में एक वर्ड जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वो डिक्शनरी की जो डेफिनेशंस होती है वो डेनोटेशन कहलाते हैं, यानी कि वो रेफ़र करती हैं डिक्शनरी के ऊपर। डेनोटेटिव मीनिंग नेम, ऑब्जेक्ट, पीपल और इवेंट्स विदाउट इंडिकेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव क्वालिटीज़, यानी कि डेनोटेटिव मीनिंग जो होती है वो एक वर्ड जो है उसकी मीनिंग बता देते हैं, वो उसकी क्वालिटीज़ नहीं बताते कि भाई ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो डिक्शनरी जो सिंपल क्या करती है कि हमें मीनिंग बता देती है कि ये इसकी मीनिंग, जैसे कि कार है, डेस्क है, बुक है, हाउस है एंड वाटर कन्वे डोनेशन डेनोटेटिव मीनिंग। अगर आप एक कार की लिख लेंगे, डिक्शनरी के अंदर सर्च करेंगे तो वो आपको दिखा देगा कि भाई ये एक व्हीकल है जो इससे जिसके 4 पहिए होते हैं, और थोड़ी सी छोटी सी डेफिनेशन दे देगा, तो वो डेनोटेशन कहलाएगी। कोनोटेशन क्या होती है? अ वर्ड और सजेशन सेपरेट फ्रॉम द यूजुअल डेफिनेशन, यानी कि एक जो वर्ड है और जो सजेशन है जो उसको सेपरेट करती है उसकी डेफिनेशन से। द वर्ड मैन इज़ डेनोटेटिव, यानी कि जो एक आदमी है वो वर्ड जो है वो डेनोटेटिव है। अगर आप एक मैन लिखेंगे तो उसकी एक मीनिंग आ जाएगी डिक्शनरी के अंदर, तो वो डेनोटेशन कहलाएगी। लेकिन एक आदमी जो है वो फादर भी होता है, प्रॉफिट भी है, प्यारे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकाम बहुत आला है, तो वो प्रॉफिट थे हमारे माशाल्लाह। उसके बाद फादर हैं, उसके बाद ब्रदर हैं, ये जो हैं कैनोटेटिव वर्ड्स हैं। सेम वर्ड्स है पॉजिटिव कैनोटेशन इन सम कॉन्टेक्स्ट एंड नेगेटिव मीनिंग इन अदर।
फॉर एग्जांपल स्लिम गर्ल, यानी कि बहुत से वर्ड ऐसे हैं बहुत सी कनोटेशन ऐसी होती हैं जिनके नेगेटिव मीनिंग्स भी निकलते हैं और पॉजिटिव मीनिंग भी निकलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को स्लिम गर्ल कहते हैं यानी कि स्मार्ट गर्ल है तो वो एक अच्छी मीनिंग है, लेकिन आपको स्लिम चांसेस कहते हैं यानी कि स्लिम का वर्ड आपने गर्ल के या यूज़ किया तो ये अच्छा हो गया, यानी कि एक गर्ल जो है वो स्मार्ट है। और स्लिम चांसेस अगर किसी के फ्यूचर के बारे में आप बात कर रहे हैं तो बोले आपके स्लिम चांसेस है आगे बढ़ने के, तो ये एक नेगेटिव उसमें चले जाता है। फिजिकल बैरियर क्या क्या होते हैं? फिजिकल अपीयरेंस होती है, योर ऑडियंस और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन और द प्रेजेंटेशन, यानी कि आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई है लेकिन वो अच्छी ही नहीं लग रही, उस पर वर्ड्स आपने इतने ज़्यादा यूज़ कर लिए तो ये भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिजिकल अपीयरेंस, आप एक प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आपने बहुत ही बुरे से कपड़े पहने हुए हैं जिस पर दाग धब्बे लगे हुए हैं, तो ये भी अच्छा नहीं कहलाता, ये फिजिकल बैरियर्स आपके हो जाते हैं। राइटिंग के अंदर क्या होता है? देयर इज़ अ होल बैरेज ऑफ पॉसिबल फिजिकल ब्लॉक, जैम्ड और जैक्ड मार्जिन्स, फिंगरप्रिंट्स और स्मग अनक्लियर फोटोकॉपी, अनरीडेबल वर्ड प्रोसेसर, प्रिंट आउट, वाटर एंड कॉफ़ी और टी स्पॉट्स एक्सेट्रा। यानी कि आप एक पेपर पे अगर लिख रहे हैं, वो पेपर आप किसी से साइन करवाने जा रहे हैं तो उस पर पानी गिर गया या कॉफ़ी गिर गई या उसमें चाय के दाग धब्बे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। यानी कि आपने अगर अनक्लियर फोटोकॉपी है या जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया है, यानी कि आपने फ्लावर राइटिंग यूज़ कर लिया, वह एक अज्यूम करें कि यहाँ पे जैसे ये फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, तमाम वर्ड्स अलग अलग हैं और हम इजीली इसको पढ़ पा रहे हैं, और अगर ये फ्लावर राइटिंग में होता है और सारे वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के अंदर मिले जुले होते हैं तो आपको और मुझे परेशानी होती है। जैसे कि एक डॉक्टर्स की राइटिंग होती है, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। स्पीकिंग क्या होती है? मम्बलिंग, नॉट इनोसिएटिंग, स्पीकिंग टू क्विकली, नॉइसेस बिकम ऑफ हेजिंग, वेंटिलेशन, ब्लोइंग एयर कंडीशन, रिंगिंग टेलीफोन, स्लैमिंग डोर एक्सेट्रा आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल बैरियर्स। यानी कि स्पीकिंग, अब जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे तो इसमें क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलना शुरू कर दूँ या मेरे पीछे से बहुत ज़्यादा नॉइस है, बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें आपको आना शुरू हो जाए तो ये आपकी बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट करेंगी। यानी कि मेरे पीछे मेरा फ़ोन रिंग करता रहे और दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बंद होते रहे, तो मुख्तलिफ़ किस्म की अगर नॉइस इसके अंदर आ जाए तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और ये एक बैरियर बन जाएंगी मेरे लिए। साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आते हैं? इमोशनल बैरियर है और परसेप्शन बैरियर। इमोशनल बैरियर कौन से होते हैं? वन पॉसिबल साइकोलॉजिकल ब्लॉक इज़ इमोशनल, यानी कि इमोशनल जो हैं वो भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर के अंदर आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और आपसे कोई आके बात कर रहा है तो आपको उस टाइम उसकी बात इतनी बुरी ना हो लेकिन आप गुस्से में बैठे हैं तो वो बहुत एक छोटी सी बात भी आपको ट्रिगर कर देती है और आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल देते हैं। जैसे कि यू मे हैव इमोशनल बैरियर व्हाइल मेकिंग योर फर्स्ट प्रेजेंटेशन और राइटिंग समवन यू डिसलाइक, यानी कि जब आप अपनी पहली प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो आप उस टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं और उस पर और ज़्यादा परेशानी आपकी बढ़ जाती है कि आपके सामने एक ऐसा बंदा बैठा हो जो आपको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता हो या आप उसको डिसलाइक करते हो, तो ये इमोशनल बैरियर के अंदर आ जाता है। परसेप्शन बैरियर क्या है? द परसेप्चुअल प्रॉब्लम इज पीपल थिंक डिफरेंटली सो एज अ रिजल्ट देयर परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज़ डिफरेंट। यानी कि अब जैसे कि हमने ऊपर बात की कि आप पहली प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और उसके अंदर एक बंदा बैठा है जो कि आपको पसंद नहीं करता, तो वो यकीनन आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर इस तरीके की बातें निकालने की कोशिश करेगा जिनकी कोई लॉजिक नहीं होगी, लेकिन वो आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो ये उसने एक परसेप्शन बनाई हुई है आपके बारे में, तो वो जिसकी वजह से आपको परेशान कर रहा है। एब्स्ट्रैक्टिंग है सेलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर, इस प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग। यानी कि आप एक अगर नोट्स बना रहे हैं, जैसे नोट्स में मैंने ये हाईलाइट कर दिया और बाकी चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं की, तो ये हाईलाइटेड नोट्स जो हैं ये आपको इजीली प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए नेसेसरी है वही मैंने सेलेक्ट की हुई है कि आप उसी को पढ़ लें। अब एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ये 22 लेक्चर मिड टर्म में इंक्लूड होते हैं। मिड टर्म का पेपर वैसे ही 1 घंटे का होता है, 4 से 5 सवाल होते हैं और वो 2 नंबर के 3 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप पूरा वर्ड लिखें, तो एक इतनी इन्फॉर्मेशन लिख लें। जैसे कि एब्स्ट्रैक्टिंग की हेडिंग है तो इसमें सिंपल सी क्या है कि आप अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें से कुछ वर्ड्स को ओमिट कर दें और कुछ वर्ड्स को यूज़ कर लें, तो ये ओमिटिंग एब्स्ट्रैक्टिंग कहलाती है। तो ये सिंपल मैंने लिख दिया कि सेलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर्स इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्टिंग। यानी कि ये हाईलाइटेड ये जो पूरा पैराग्राफ था एब्स्ट्रैक्टिंग का, इसमें मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये चीज़ें मैंने इंक्लूड कर दी और इनको मैंने ओमिट कर दिया, जो एब्स्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस मैंने कर दिया। अब अगर क्विज़ भी आएगा तो क्विज़ में यही आएगा कि सेलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डैश, कार्ड डैश यहाँ पर होगा तो ऊपर एब्स्ट्रैक्टिंग लिखा होगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्विज़ भी कवर हो गया और आपका अगर सब्जेक्टिव आ जाता है तो यहाँ पर क्या है, व्हेन प्रेजेंटिंग सम पर्टिकुलर फैक्ट्स यू इंक्लूड योर ऑन बेस आइडियाज़ इनटू इट, यू मेक स्लैंडिंग स्टेटमेंट, ट्राई नॉट टू लेट प्रोफेशनल पर्सनल प्रेफरेंस एंड अफेक्ट योर फैक्चुअल रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि अभी एब्स्ट्रैक्टिंग में बता रहे हैं कि भाई आप कुछ डिटेल को ओमिट कर देते हैं और कुछ डिटेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्टिंग का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है कि आप जो है एक पर्टिकुलर फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके अंदर अपने पर्सनल
प्रेफरेंसेस डाल दें, आप अपने पर्सनल आइडियाज़ डाल दें, आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दें। जैसे आप एक गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी एक कंपनी में काम करते हैं और गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है, तो आप उसके अंदर जाके बता रहे हैं कि कोई मसला नहीं है, मेरे साथ भी एक दफ़ा गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी, लेकिन मैंने आहिस्ता आहिस्ता गियर निकाले और हैंड ब्रेक को खींचा और मैंने गाड़ी को रोक लिया, तो ये तो कस्टमर कर सकता था। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी, आपने अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर डाल दिया। उस टाइम जो टॉप मैनेजमेंट आपके साथ में बैठी है वो आपकी परेशानी का हल चाहती है कि भाई ये मसला क्यों हुआ, और आप उसको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। इनफेरिंग कंक्लूजन मेड बाय रीजनिंग फ्रॉम एविडेंस कॉल्ड इनफेरेंस, यानी कि आपकी जो आई एम सॉरी, कंक्लूजन यानी कि एक नताइज में मबनी, यानी कि आप जो अगर किसी नतीजे पर पहुँचे हैं तो उसके पास आपके पास एविडेंस होने चाहिए। अगर आप कोई बात कर रहे हैं कि भाई जैसे कि नो बॉल होती है, एम्पायर क्रिकेट के अंदर नो बॉल दे देता है, तो उसके बाद उसके पास एविडेंस भी होता है। आप देखते हैं कि अगर हम एम्पायर में चलें, एक इस तरीके की एग्जांपल लेंगे कि एलबीडब्ल्यू का डिसीजन है और उसके अगेंस्ट जो दूसरी टीम का प्लेयर है उसने रिव्यू ले लिया, तो फिर उसके बाद वो थर्ड एम्पायर के पास जाता है और वीडियो से चेक होता है, और उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एम्पायर जो है वो ट्रू साबित होता है और एम्पायर जो है वो उसको नोट आउट देता है और थर्ड एम्पायर भी उसकी बात को ऑन करता है। तो ऐसी चीज़ जिसके पास आपके पास एक रीजनिंग हो, आप एक कंक्लूजन पे पहुँचे, तो एम्पायर के दिमाग में कोई ना कोई बात होती है कि मैंने किस वजह से इसको नोट आउट दिया है। तो ऐसा कंक्लूजन जिस पे आपके पास एक सबूत मौजूद हो, तो वो इन्फेरेंसेस कहलाती है। We make assumption and draw conclusion even though we are not able to verify the evidence immediately। यानी कि ऐसा होता है कि हम अजम्पशन बना रहे होते हैं, उस टाइम जो जो एम्पायर होता है वो आउट या नोट आउट देता है, तो उसके जहन में तो कोई बात होती है कि भाई उसके पास एक रीजनिंग होती है कि मैंने इस वजह से नोट आउट दिया है कि बॉल जो है वो आउटसाइड दी स्टम्प जो है वो हिट हुआ है पैड के साथ। लेकिन जो कैप्टन होता है वो अगर फील्ड पे बहुत दूर खड़ा हुआ होता है तो वो उस तरीके से नहीं देख पाता जैसे एम्पायर देख पा रहा होता है, क्योंकि वो और चीज़ों पे भी उसकी नज़र होती है और भी डिस्टर्बेंस उसको होती है, लेकिन एम्पायर बिल्कुल फोकस्ड होता है उसके ऊपर। तो फिर क्या होता है, वो एक अजम्पशन की बेस पे जो है वो रिव्यू ले लेता है। नेसेसरी इन्फ्लुएंसेस क्या होती हैं, व्हेन वी रीच अ फॉरेन कंट्री वी आर श्योर दैट विल बी ट्रीटेड पोलाइटली। यानी कि एक नेसेसरी इन्फ्लुएंसेस क्या है कि हम अगर बाहर मुल्क जा रहे हैं तो हम इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हमारे से अच्छे से बिहेव किया जाए। व्हेन वी पोस्ट अ लेटर वी इन्फेयर दैट इट विल रीच डेस्टिनेशन, यानी कि जब हम एक लेटर पोस्ट करते हैं तो हम इस बात को यकीन होता है कि हमें कि ये, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। कंक्लूजन वी मेक अबाउट थिंग्स वी हैव नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली कैन ऑफन बी अनट्रू। As an intelligent communicator, we must realize that inferences may be incorrect or unreliable and anticipate the risk before acting on them। यानी कि एक हम इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर होने के नाते हमें ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसेस जो है वो गलत भी हो सकते हैं और ये हमें रिस्क पे भी डाल सकते हैं कि हमें एक रिस्क हो सकता है इसके ऊपर एक्ट करने के। यानी कि हम पहले वेरीफाई करें, इनको वो करें कि हाँ भाई हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास रीजनिंग मौजूद है, हमारे पास एक फैक्ट है जिसकी बेस पे हम इसको साबित कर सकते हैं, फिर हम इन्फ्लुएंसेस लें। अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। बी केयरफुल टू डिस्टिंग्विश क्लियरली अमंग वेरिएबल फैक्ट्स एंड मेयर गेस वर्क। यानी कि ऐसा नहीं है आप गेस वर्क के ऊपर जो है वो पूरी रिपोर्ट बना के दे दें, नहीं, आपने जो है वेरीफाइबल फैक्ट इकट्ठे करने हैं और उसके ऊपर आपने अपनी रिपोर्ट को पुट फॉरवर्ड करना है। बैरियर इन्वॉल्विंग वैल्यूज एटीट्यूड, बोथ personality and attitude are complex conjunctive process. The difference is the personality usually is thought as a whole person where attitude may be the part of personality। यानी कि एटीट्यूड जो है वो पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। आप एक बंदा किस तरीके से चलता है, वो किस तरीके से बात करता है, पोलाइटली बात करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप बोलते हैं कि यार ये तो हर टाइम ही सड़ा रहता है जब इससे बात करो, जब ये गलत तरीके से बात करता है, और तो ये एटीट्यूड उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। द टर्म एटीट्यूड डिस्क्राइब पीपल एंड एक्सप्लेन देयर बिहेवियर, जो उनके बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है एटीट्यूड। मोर प्रेसिसली एन एटीट्यूड कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट टेंडेंसी टू फील एंड बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट्स। यानी कि एटीट्यूड जो है वो एक कंसिस्टेंट परसिस्टेंट टेंडेंसी बन जाती है कि जैसे एक बंदा है वो तो भाई हर टाइम सड़ियल ही रहता है, वो बात ही गुस्से में करता है। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि वो बहुत अच्छे से बात करता है लेकिन कभी कभार उसको भी गुस्सा आ जाता है। अब इस एटीट्यूड के पीछे क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि नईम डज नॉट लाइक नाइट शिफ्ट। जैसे कि नईम है वो नाइट शिफ्ट में काम करना पसंद नहीं करता, तो उसका जो एटीट्यूड होगा वो नेगेटिव होगा इसके वर्क असिस्टमेंट के ऊपर। द पीपल रिएक्ट फेवरेबली व्हेन दे रिसीव एग्रीएबल मैसेज। यानी कि ऐसा होता है कि एक बंदा बहुत गुस्से में सड़ा हुआ रहता है लेकिन उसको आप अगर उसकी पसंद का मैसेज दें तो वो भी अच्छा और पोलाइटली आता है।
कुछ लोग जो हैं वो क्लोज माइंडेड पीपल होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं, या टर्म्स आपने सुनी होगी कि यार ये बड़ा क्लोज माइंड है या तंग जहन आदमी है। सम पीपल होल्ड रिगिड व्यूज़ ऑन सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि उनके एक अपने ख्यालात होते हैं, एक अपना व्यूज़ उनका बना हुआ होता है किसी बात के ऊपर। दे मेंटेन देयर रिगिड व्यू रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस, यानी कि एक शख्स जो है वो हमने प्रेजेंटेशन वाली ऊपर मिसाल दी थी कि वो आपको पसंद नहीं करता, तो आप कितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आपके खिलाफ कोई ना कोई बात निकाल कर ले ही आएगा। तो उसके एक अपने व्यूज़, एक ख्यालात बने हुए हैं उसके अंदर, तो वो उसी तरीके से बात करता है। सच अ क्लोज माइंडेड पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, यानी कि ऐसे जो क्लोज माइंडेड पीपल हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कम्युनिकेट करना। तो आपकी ये कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप ऐसे बंदों से भी डील कर सकें। सेंडर्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर इज़ इंपॉर्टेंट इन गेटिंग फेवरेबल रिएक्शन, यानी कि अब जो है सेंडर की क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फेवरेबल रिएक्शन लाने के अंदर। कि सेंडर क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि बात कौन कर रहा है। अगर एक कंपनी का सीनियर मैनेजर बात कर रहा है तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर एक कंपनी का एम्प्लॉय बात कर रहा है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। Often people react more according to their attitude toward the source of information than to the information itself, यानी कि एक बात जो है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एम्प्लॉय की तरफ से आ रही है, यानी कि एम्प्लॉय आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जैसे एक एम्प्लॉय मीटिंग के अंदर मौजूद था, उसने बोला यार कि मैं मीटिंग में था और वहाँ पर इस तरीके की बात हुई है, अब ये पॉलिसी जो है वो कंपनी इंप्लीमेंट करने जा रही है। तो उस टाइम जो दूसरा एम्प्लॉय जो उसका कुलीग होगा जिसको वो बता रहा है, उसका रिएक्शन उस टाइम कुछ और होगा। लेकिन कोई सीनियर बंदा ऑफिशियली उनको आगे बता रहा होगा, एक सीनियर पोजीशन का बंदा, तो उस टाइम उसका एटीट्यूड कुछ भी नहीं होगा। यानी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को जब पता चलता है कि इस तरीके की सिचुएशन होने वाली है या कंपनी इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो आपस में तो बहुत शोर शराबा करते हैं और रेजिस्ट करते हैं। लेकिन जब एक ऑफिशियल बंदा आके उनको गैदर करके एक बात बता रहा होता है तो उस टाइम कोई भी नहीं बोलता। Other circumstances such as environmental stresses, personal problem and sensitive affect attitude, opinion and responses। एक और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप घर से परेशानी में आए हैं या घर से आप गुस्से में आए हैं, तो उस टाइम किसी की अच्छी बात भी हो तो आपको बुरी लग रही होती है। तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे बोलते हैं सुबह सुबह जो है वो किसी के पास सिग्नेचर करवाने के लिए ना जाएं, थोड़ी देर आप रुक जाएं, उस बंदे से थोड़ा कम्युनिकेट उसको दूसरों को करने दें। जैसे आप अगर सीनियर से अपने कोई छुट्टी की बात करना चाह रहे हैं या कोई और चीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट करें, उसको ऑब्ज़र्व करें कि वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, उनका मूड ठीक है या नहीं है। जब आप इन चीज़ों को देख लें एंड देन आप पुट फॉरवर्ड करें अपनी एप्लीकेशन और उनसे जाके बात करें। तो जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ ये था आज का लेक्चर नंबर 5। ये थोड़ा बड़ा था, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो भले थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन आपको इतनी डिटेल बता दी जाए कि आप एक दफ़ा लेक्चर सुन लें तो बाद में आप जैसे इसको रिव्यू करें और जाके अपने पेपर को इजीली दे दें। तो गाइज़ अगर ये हाईलाइटेड नोट्स आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और ईमेल आईडी मौजूद है। जो तरीका आपको सूटेबल लगता है, जो मेथड आपके लिए सूटेबल है, उसमें मुझे अप्रोच करें, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये नोट जो है प्रोवाइड कर दूँगा। एंड में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे 97% व्यूवर्स ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। एक रेड बटन में दबाने में आपका 2 सेकंड भी नहीं लगते। आपके 2 सेकंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम को मोटिवेट करते हैं कि मज़ीद वीडियो हम आपके लिए बुलाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक